अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वर्ण विचार। और वर्ण विचार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कौन से विगत प्रति परीक्षा में पूछे गए हैं, इन सभी का हम आज अध्ययन करेंगे। आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार प्रति परीक्षा में आते रहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं वर्ण विचार के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण, जो हर भर्ती परीक्षा में हिंदी व्याकरण आती है। तो पहला प्रश्न है आज का, वर्ण किसे कहते हैं। एक नंबर है किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, दूसरा है किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, 3 नंबर है किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, और 4 नंबर है किसी भाषा के अलघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह किसी भाषा की लघुत्तम जो सार्थक ध्वनि होती है उन्हें वर्ण कहते हैं। ऑप्शन संख्या इसका 3 सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। अवर्ण के 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हम इस व्याख्या के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि हम व्याख्या सहित इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण के 2 प्रकार होती हैं, यानी भाषा की जो लिखित इकाई होती है वह वर्ण होती है। और इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। ध्वनि के बोले और लिखे रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क और ई। जब हम बोलते हैं और बोले हुए को हम जो लिखते हैं वही वर्ण है। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है, यानी भाषा की जो लघुत्तम छोटी और लिखित इकाई कौन सी है। ध्वनि, पद, शब्द और वर्ण। तो इन चारों में से देखें तो भाषा की जो लघुत्तम लिखित इकाई है वह है वर्ण। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधा पूछे तो वह तो होगी ध्वनि, मगर लिखित इकाई पूछे तो वह है वर्ण। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये सभी प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, यानी हिंदी के अगर मूल वर्णों की संख्या पूछे सिर्फ संयुक्त स्वरों को छोड़कर तो कितनी ये बताना है। 36, 44, 48 या फिर 53। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 2 नंबर होगा, ऑप्शन यानी 44। हिंदी में जो संयुक्त स्वरों को छोड़ दें तो इनकी जो संख्या है वह 44 है। अब कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं उनको भी देख लेते हैं व्याख्या में। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन, ये आप सभी जानते हो। तो इस प्रकार इनकी कुल जो वर्णों की संख्या होगी वो 44 हो गई। मगर 4 संयुक्ताक्षर स्वर भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे छ और त्र और गे और ये स्र। ये जो स्र है ये संस्कृत का शब्द है। कै बनता है कै प्लस श से, त्रै बनता है तै प्लस रै से, और गे बनता है जे प्लस ये से, और श बनता है स प्लस रै से। इस प्रकार ये 4 संयुक्ताक्षर स्वर होते हैं। आगे वाला प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में जो मात्रा दी गई इसका क्या अर्थ होता है। वर्णों की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण और फिर वर्णों का क्रम। तो इन चारों में से देखें वर्णमाला में मात्रा का अर्थ देखें तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वह वर्णमाला की मात्राओं का अर्थ होता है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। मगर इसके बारे में थोड़ी विस्तार से इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में ए को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, ये आप सभी को मालूम है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्ह व्यंजनों के अंत में जोड़े जाते हैं मात्राएं कहलाती है। जो व्यंजनों के अंत में जो जोड़े जाते हैं वही मात्राएं कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न था। उच्चारण के कालामान को क्या कहा जाता है, यानी उच्चारण है उन उच्चारण के कालामान को क्या कहा जाता है वो बताना है। संधि, समास, व्यंजन और मात्रा। तो जो उच्चारण के कालामान को हम मात्रा कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। रीट में भी ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। सीटेट, एचटेट, इनमें भी प्रश्न बहुत बार ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों को प्राय 3 भागों में बांटा गया है, यानी उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। लघु, गुरु और प्लुप्त, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। आगे वाला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर और लघु स्वर। जो जिन उच्चारणों में 2 मात्राएं लगती है
तो उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। मगर इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखें कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व लघु स्वर कहते हैं। यानी एक ही मात्रा का समय लगेगा उसे लघु या ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे ई, ए, ई, उ और री, ये चार जो शब्द दिए गए हैं, ये चार, इन चारों में लघु व ह्रस्व स्वर हैं। ये जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन दो मात्राओं का समय लगागा उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ। ये जो ओ दिया गया है ये अंग्रेजी का स्वर है। जैसे कॉलेज में प्रयुक्त किया जाता है, कॉलेज जो शब्द लिखते हैं तो उसमें औ की मात्रा आ जाती है, तो ये अंग्रेजी का स्वर है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो शब्द, ये जो व्यंजन दिए गए हैं, इन व्यंजनों में क्या है कि दीर्घ स्वर है, यानी इनमें दो मात्राएं लगती है। आगे वाला प्रश्न है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द, भाषा, अक्षर, वाक्य। तो ध्वनि है जो लघुत्तम जो इकाई है वह है भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। या लिखित को तो वर्ण कहते हैं, मौखिक इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, पीछे रीट में भी ये प्रश्न आया हुआ था। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? वर्ण, वाक्य, शब्द, उपवाक्य। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो वह है शब्द है। सार्थक यानी जिसकी अर्थ निकले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह है जिसका एक सार्थक निश्चित अर्थ हो। यानी ऐसा समूह है, सार्थक शब्द जिसके निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जैसे सुंदर बन गया, कमल बन गया, जैसे कै प्लस में, ये सभी व्यंजन हैं और व्यंजनों का एक समूह बन गया तो कमल बन गया, तो कमल का भी अर्थ निकलता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? यानी कौन सा क्रमांक है इसमें जो अक्षर ध्वनि है, ये बताना है। श, ई, च और तय। तो इसमें ई जो दिया गया है वह ध्वनि अक्षर ध्वनि है। इसकी व्याख्या देखेंगे पूरे विस्तार से। इसकी व्याख्या पूरी देखें। कै अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी व अनाशवान। अक्षर मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके टुकड़े विभाजन नहीं हो सके, जैसे क, ख, ई, उ और च। ध्वनि का लघुत्तम यानी सबसे छोटा रूप अक्षर है। हल व्यंजन, एच स्वर, यानी हेल होता है उसे व्यंजन कहते हैं और एच को स्वर कहते हैं। ये दोनों वर्ण हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिल गए, उनका मेल हो गया तो उन्हें वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पहला उदाहरण दिया गया, क आधा है प्लस ए है तो क बन गया पूरा। यानी ये व्यंजन और प्लस स्वर दोनों मिलकर क बना गया। इसी प्रकार क प्लस ए कई, क प्लस री तो क्री। इस प्रकार ये तीनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझ गए कि व्यंजन और स्वर दोनों मिलने पर वर्ण बन जाता है। उपयुक्त प्रश्न में ई अक्षर क्योंकि इसके टुकड़े नहीं कर सकते, यानी ई जो अक्षर दिया गया है ये व्यंजन है तो इसमें हम टुकड़े नहीं कर सकते, जबकि श, च तथा तय वर्ण हैं क्योंकि इनमें व्यंजन तथा स्वर का मेल है। यानी जो स, च तथा तय दिया गया है इसमें क्या है कि व्यंजन और स्वर दोनों का मेल दिया गया है। जैसे श व्यंजन और ए स्वर, यानी जैसे तय दे दिया या कै दे दिया, व्यंजन दे दिया प्लस ए स्वर दे दिया तो ये वर्ण है। श वहाँ मेल है, च, तय और श वर्ण हैं, जबकि च आधा, तय आधा और श आधा ये अक्षर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर है। यानी जो शब्द स्वर और व्यंजन दोनों मिल गए वह तो हो गया वर्ण, और जो सिर्फ व्यंजन है या सिर्फ स्वर हैं तो वह हो गया अक्षर। अब इसकी ओर व्याख्या आगे देखें तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कुल टोटल वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। कैसे जी? यानी 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। ठीक है। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, ये चार होते हैं। ठीक है, ये हम पूरी डिटेल से भी आगे देखेंगे। और दूसरा इसी का भाग है स्वर का गुरु दीर्घ स्वर, ये 7 होते हैं। तो 7 और 4 11 हो गए। इसी प्रकार व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ये रेलेव है, और उसम स है, ये भी 4 होते हैं। अब स्वर कौन कौन से 11 होते हैं इनको देखें। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। अब इसमें भी लघु स्वर कौन कौन से हैं?
ए ई उ री, ये 4 लघु स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 हो गए। तो 7 और 4 11, तो 11 स्वर हो गए, जिन्हें 4 तो होते हैं लघु स्वर और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अब 33 व्यंजनों की बात कर लेते हैं। सप्तर्षि व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5 और ट वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो कुल मिलाकर ये 25 हो गए। तो यानी सप्तर्षि व्यंजनों की कुल संख्या हो गई 25। अब इन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे कंठे, यानी तो पहला क ख ग घ ड़, ये 5 होते हैं, ये कंठे होते हैं। तल्लव्य च छ ज झ ये भी 5 होते हैं, ये तल्लव्य होते हैं। ट ठ ड ढ ण, ये भी 5 होते हैं, तो इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। और त थ द ध न, ये भी 5 होते हैं, इन्हें दंत्य कहते हैं। और प फ ब भ म, ये 5 होते हैं, इन्हें होष्ठ्य कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न व्यंजन 25 होते हैं और 25 को हम अलग अलग भागों में बांटे गया है। अब इसके अलावा दूसरा भाग देखें, अंतस्थ। अंतस्थ 4 होते हैं, ये रे ले वे। और उषम से श है, ये भी 4 होते हैं। तो इनसे पूछा जा सकता है कि उषम अंतस्थ सप्तर्षि व्यंजन कौन से 4 देते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा, इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में 54 वर्ण होते हैं, जिनमें से 12 स्वर और 42 व्यंजन। स्वरों में 11 मूल स्वरों के अलावा ओ, यानी जो कुलेज वाला होता है, इसको हम 12वां स्वर मानते हैं, का प्रयोग पृथक ध्वनि के रूप में हो रहा है। इस प्रकार 33 व्यंजनों के अलावा 5 विदेशी ध्वनियाँ, जैसे क, ख, ग और ज और फ, ये इसमें नीचे जो चिन्ह लगा हुआ है उसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये नुक्ता चिन्ह लगा होता है, ये विदेशी शब्द हैं। और 4 संयुक्त वर्ण क्षत्र गे श्र शामिल करते हुए इनकी संख्या 42 हो जाती है। आगे वाला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो इसमें से हम अभी देख के आए हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। अच्छा प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न, सप्तर्षि व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये बताना है। 3, 4, 2 और 5 में बांटा गया है। ऑप्शन संख्या इसका 4 सही उत्तर है। किस क्रम में तल्लव्य व्यंजन नहीं है, ये बताना है कि किस वर्ग में तल्लव्य नहीं है। च में, घ में, ज में और ये में। तो ऐसा बताना है कि जो तल्लव्य व्यंजन नहीं है, तो तल्लव्य व्यंजन जो घ दिया गया है, इसमें कौन सा है? कंठे वर्ण, कंठे है। बाकी च और ज और ये, इनमें तल्लव्य व्यंजन है, इसमें कंठे व्यंजन है 2 नंबर में। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? प और फ का उच्चारण स्थान बताना है। तो प फ ब भ म में 5वां था, तो इसमें जो होष्टे उच्चारण स्थान है इसका। बाकी कंठे में क वाला लाइन आ गई, और जो तालु दिया गया था इसमें च वाली छ छ झ झ न, और दंते, जो दंते में त थ द ध दैन वाली, ये 5 वर्ण आ गई। आगे वाला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण होष्टे नहीं है, यानी इनमें से होष्ट वर्ण कौन सा है, नहीं है, ये बताना है। मैं, प, फ और ये। तो इसमें जो नहीं है होष्टे का ना वर्ण, तो वो है ये। तो इसमें ये में कौन सा है? तो इसमें होगा तल्लव्य। तल्लव्य होगा। बाकी जो मैं, प और फ बच गई, इनमें होष्टे। आगे वाला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तल्लव्य है, यानी उच्चारण स्थान की दृष्टि से बताना है कि कौन सा व्यंजन है वह तल्लव्य है। 4 व्यंजन दिए गए हैं, तल्लव्य का स्थान कौन सा है, तो ये बताना है। त, प, ज और व। तो इन चारों में से देखें, जो ज दिया गया है वह तल्लव्य है। बाकी अन्य भी, जैसे तय दिया गया है, तो तय में उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तय का दंत्य है, दंत्य। और पै दिया गया है, तो पै का देखें तो पै का होष्टे। और वे का उच्चारण स्थान देखें तो वे अंतस्थ, ये अंतस्थ वर्ण है, वह अंतस्थ वर्ण है। आगे वाला प्रश्न,
किस क्रम में तालव्य व्यंजन है, यानी तालव्य व्यंजन कौन सा है ये बताना है। जो ट ठ ड ढ ण है, दूसरे में क ख ग घ गड़ है, या फिर तीसरे में च छ ज झ ञ है, या चौथे में त थ द ध न। इनमें से कौन सा ये बताना है। तो इसका जो तीसरा दिया गया है च छ ज झ ञ, ये इसमें क्या है कि तालव्य व्यंजन है, ये सभी तालव्य व्यंजन है। बाकी ट ठ ड ढ न वाले इसमें मूर्धन्य है, और क ख इसमें कंठे है, ये सभी कंठे वर्ण हैं। और त थ द ध न, ये जो चारों दिया गया है इसमें ये सभी दंत्य वर्ण हैं। तो इसमें से जो तालव्य व्यंजन है वह है तीसरा च छ ज झ ञ। आगे वाला प्रश्न, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है च ख प और ट। तो मूर्धन्य व्यंजन बताना है कौन सा, तो इसमें जो ट दिया गया है यानी ऑप्शन संख्या 4 व्यंजन है। बाकी च को देखें तो च कौन सा, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है च का, तो च का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। और ख का देखें तो ख का उच्चारण स्थान होगा कंठे। और प बच गया तो प का उच्चारण स्थान कौन सा होगा होष्टे, तो इसका होष्टे उच्चारण स्थान है। आगे वाला प्रश्न, ज और ध का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, होष्ट नासिकीय, मूर्धन्य होष्ट और तालव्य दंते। तो इसका जो सही उत्तर होगा ज और ध का, तो तालव्य है ज में तो और ध में दंते है। तो इस प्रकार ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। भाषा में जो स्वतः उच्चारित ध्वनियाँ होती है उन्हें स्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या इसका 4 सही उत्तर होगा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण की वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया, और ये प्रश्न सभी हम व्याख्या सहित अध्ययन किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बताएं, क्योंकि बाकी जो वर्ण से संबंधित अन्य और प्रश्न रह गए हैं वो आगे वाली क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। जय हिंद, जय भारत।